हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है द बटरफ्लाई हाउस। ये इंडोनेशियन हॉरर मिस्ट्री मूवी हाल ही में रिलीज हुई है और अगर हम इसकी रेटिंग्स की बात करें तो इसकी IMDb रेटिंग 4.8 स्टार्स आउट ऑफ 10 है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आए तो प्लीज से मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। तो देर नहीं करते और बढ़ते हैं अपने मूवी एक्सप्लेनेशन की ओर। तो मूवी की शुरुआत में हमें इंडोनेशियन जावा सेंट्रल 1943 का सीन दिखाया जाता है, जहां हम एक शादी वाले घर को देख पाते हैं और शादी के जोड़े का नाम था मेहवा और भानु। मेहवा की मॉम उसे सजाते हुए खुश रहने की दुआएं दे रही होती है, जिसके बाद हम मेहवा और भानु को एक साथ देख पाते हैं शादी के जोड़े में, जो वेडिंग सेरेमनी पर प्रेयर्स करने के लिए जा रहे होते हैं। और उसी वक्त कोई बुरी खबर या बुरा हादसा हो जाता है, जिस वजह से वहाँ पर मौजूद सबके चेहरे का रंग उड़ जाता है। सीन यहीं पर कट होता है और प्रेजेंट में हम मूवी के मेन कैरेक्टर ताशा को देख पाते हैं, जिसके आज सलीम के साथ में प्री वेडिंग सेरेमनी है। ताशा की फ्रेंड आर्यन उसका मेकअप करने में जुटी हुई थी और उसका दोस्त फैब्री कैमरामैन था। पर फैब्री की हरकतों और सलीम को लेकर जेलसी से हमें समझ पाते हैं कि जरूर फैब्री को ताशा पर क्रश है, जो बात शायद वो ताशा को कभी कह ना पाया। जिसके बाद प्री वेडिंग सेरेमनी के दौरान हमें जान पाते हैं कि सलीम को एक फैमिली ने बचपन में ही अडॉप्ट कर लिया होता है, क्योंकि शायद उसकी फैमिली में उसका ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं था उसके पेरेंट्स के डेथ के बाद। जिसके बाद ये सब डिनर करने बैठ जाते हैं और ताशा को एक नजर एक बूढ़ी औरत वहीं पर दिखाई देती है, मगर पलक झपकते ही वो गायब भी हो जाती है, जिससे ताशा परेशान हो जाती है, क्योंकि जब से उसके शादी के दिन करीब आते जा रहे थे उसे तरह तरह के अजीब सपने आ रहे होते हैं कि एक पुराना सा घर है और उस घर के अंदर एक सफेद रंग की बटरफ्लाई मरी पड़ी है और एक कमरे में एक महिला की लाश है जो फूलों से ढकी हुई है और वह शादी के ही जोड़े में है। और उस महिला के मुंह से तभी एक रेड कलर की बटरफ्लाई निकलती है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। जिस सपने और इंसिडेंट्स के बारे में वो सलीम को बता रही होती है और सलीम तब कहने लगता है कि कोई बात नहीं, ये स्ट्रेस की वजह से होगा। और आगे वो कहने लगता है कि हो सकता है कि यह संगीत सेरेमनी के लिए उसकी आंट आ जाए, क्योंकि सिर्फ वही बची थी उनकी ब्लड लाइन में जो अब तक जिंदा थी, जो बात ताशा भी पहली बार ही सुन रही थी। जिसके बाद जब सलीम हाथ धोने के लिए जाता है उसकी नोज ब्लीड करने लगती है और उसी वक्त सलीम को उसके गांव के मास्टर का फोन आ जाता है, जो वहाँ के टेम्पल का पुजारी है, और वह सलीम को फोन करके इन्फॉर्म करता है कि सलीम की आंट गुजर गई है, तो सलीम को आना ही होगा। जो बात सुन सलीम शॉक रह जाता है और हो सकता है कि ये वही बूढ़ी औरत हो जो ताशा को प्री वेडिंग सेरेमनी के दिन दिखाई पड़ी हो, क्योंकि जब इंसान मर जाता है उसकी आत्मा तुरंत ही अपने सगे संबंधियों को ढूंढने के लिए आता है। सलीम तब आकर ये बात ताशा को बताता है। तब ताशा एकदम से उदास हो जाती है कि उसके प्री वेडिंग फोटोशूट का क्या होगा और उसके हांगकांग का वो ट्रिप। तब सलीम कहता है कि उसकी आंट का फ्यूनरल भी तो जरूरी है और पेपर वर्क का भी काम है। मतलब सलीम को इनडायरेक्टली घर जायदाद की पड़ी थी कि कहीं उसके हाथ से ना निकल जाए, और इसके लिए तो वो अपनी शादी को भी पोस्टपोन कर सकता था। और ताकि ताशा नाराज ना हो तो वो फैब्री और आर्यन को ही अपने पुराने घर पर बुलाने लगता है ताकि वो आकर उनका फोटोशूट का काम पूरा करे। और ताशा के दोनों दोस्त इसके लिए मान भी जाते हैं। जिसके बाद हम सलीम को देख पाते हैं, जिसके लिए अब तो नोज ब्लीडिंग एक आम सी बात हो चुकी थी और ये असलियत में उसके एंसेस्टर्स की करतूत थी। अब अगर वो 4 अगरबत्तियां जलाकर रोज उनकी प्रेयर्स नहीं करेगा तो वो बीमार पड़ जाएगा, तो उसे प्रेयर्स करना ही होगा। और अब तक तो ये बेड़ा उसके आंट ने उठा रखा था, मगर अब वो वारिस बन चुका है तो उसे ये करना ही पड़ेगा मजबूरन। और ये घर तो कुछ ठीक ठाक लग भी नहीं रहा था, क्योंकि सलीम को भी हर वक्त वहाँ पर कुछ शेडोज दिखाई दे रही होती हैं और ताशा को भी सपने आ रहे थे कि सलीम कॉफिन के अंदर पड़ा है। और ये सपना देखते ही ताशा की तो जान ही निकल जाती है, वो एकदम से ही घबरा जाती है और दूसरी ही सुबह बैग पैक करती है और पहुंच जाती है सलीम के घर, जो बिल्कुल उसके सपने वाले घर से मैच कर रहा था, जहाँ पर उसे गाने की आवाज भी आ रही थी। तो वो गलती से एक ऑल्टर रूम या प्रेयर रूम कह सकते हैं उसे, वहाँ पर पहुंच जाती है, जहाँ पर उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। और फाइनली ढूंढते ढूंढते उसे सलीम मिल ही जाता है एक कमरे में। तब वो सलीम से बताने लगती है अपने सपनों के बारे में
तो सलीम कहता है कि मे भी उसके एंसेस्टर्स उसे इशारा कर रहे हैं कि वो दोनों प्रेयर्स करें और उनकी ब्लेसिंग्स लें शादी से पहले। और एक कमरे में हम रात के समय एक दुल्हन को प्रेयर्स करते हुए देख पाते हैं और बाहर से जैसे कोई शैडो इसी कमरे में आती है और सारे कैंडल्स जल उठते हैं। दूसरी सुबह जब ये लोग प्रेयर्स कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर भी वही दुल्हन उन्हें ऑब्जर्व करने के लिए आती है, जो थोड़ा सा ताशा महसूस भी कर पाती है, लेकिन क्या कर सकती थी, इग्नोर कर देती है। और बस थोड़ी ही देर बाद उसके फ्रेंड्स आकर पहुंच जाते हैं फोटोशूट के लिए और साथ ही में विलेज के मास्टर भी कौ चुंग चुंग, जो सलीम की आंट के प्रेइंग टूल्स लेकर आए थे ताकि सलीम उनके रिचुअल को फॉलो करे खुश और सेफ रहने के लिए। और चुंग चुंग के बिहेवियर से हमें पता चल रहा था कि इस घर में जरूर कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि चुंग चुंग को आश्चर्य होता है जब सलीम कहता है कि आज रात भी वो लोग इसी घर में रहने वाले थे। घर के अंदर भी सलीम और ताशा को तरह तरह के हेलुसिनेशंस हो रहे थे, लेकिन फिर भी सब कुछ दरकिनार करते हुए ये लोग वेडिंग फोटोशूट की तैयारी करने लगते हैं। तब घर में घूमते समय फैमिली फोटो एल्बम से ताशा को एक फोटो मिल जाता है जिसमें उस लेडी की हेयर स्टाइल ताशा को काफी ज्यादा फैसिनेटिंग लगती है और उसे भी तब वही हेयर स्टाइल आर्यन से बनवानी थी। तो वो उसकी फोटो खींच लेती है, सबको दिखाती भी है और ये और कोई नहीं बल्कि मे हवा थी, जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा हुआ था। मे हवा सलीम के ग्रेट ग्रैंडफादर की यंग सिस्टर थी, जो उस जमाने में एक फेमस सिंगर हुआ करती थी और बड़ी ही कम उम्र में उनकी डेथ हो गई थी। मगर उसके गानों की रिकॉर्डिंग्स अब भी इस घर में मौजूद है, जो सलीम बजाता है और रिकॉर्डिंग्स के बजते ही सबको गूज बम्स आ जाते हैं और ताशा को भी ये गाना बहुत ज्यादा पसंद आ जाता है डांस करने के लिए। डिनर के बाद जब ताशा बर्तन धो रही होती है तब फैब्री उसे इशारों में कहने लगता है कि वो उसे बहुत पसंद किया करता था, मगर ताशा को उस पर यकीन नहीं होता क्योंकि फैब्री ने कभी ऐसा कोई मूव किया ही नहीं कि उसे उस पर यकीन हो। लेकिन वो अब कर रहा है। वो ताशा को सलीम के खिलाफ भड़काने की कोशिश करता है और वो तब उसे सलीम के घर के सराउंडिंग में एक सिमेट्री को दिखाता है, जो अजीब सी बात थी कि सारी फैमिली के मेंबर्स यहीं पर दफन थे। पर ये बात भी ताशा इग्नोर कर देती है, प्यार में थी इसीलिए। और फैब्रिक की ये चाल उस पर कोई काम नहीं करती। लेकिन ताशा की धड़कनें तब रुक जाती है जब एक क्रीपी सा इंसिडेंट इसके साथ में होता है, जब उसी ब्राइड की स्पिरिट आकर उसे डराने लगती है और वो साक्षात उस स्पिरिट को देख लेती है और वो आत्मा तब उसे अपने प्रेयर रूम तक लेकर जाती है। लेकिन तभी सलीम वहाँ पर आ जाता है और उसके जान में तब जान आती है और सलीम भी अब समझ जाता है कि मे हवा की आत्मा ने ताशा को डराया है और अब कुछ छुपाने का कोई फायदा नहीं। वो कहने लगता है कि उसे खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मे हवा के लिए एक स्पेशल ऑल्टर क्यों बनाया गया है, जबकि सारे एंसेस्टर्स के ऑल्टर एक साथ में है। लेकिन बाद में वो खुद ही ये तय कर लेते हैं कि हो सकता है कि इसलिए बनाया गया हो, अविवाहित ही मर गई थी इसीलिए। और आगे वो कहने लगता है कि उसके आंटी ने प्रेयर बुक्स में ये निर्देश दिया होता है कि मे हवा के लिए प्रेयर्स और अगरबत्तियां वही जला सकता है जो उसकी ब्लड लाइन का हो, और अगर नहीं जलाया तो वो बीमार पड़ जाएगा। और वो नोज ब्लीडिंग इसी की वजह से हो रही थी। तो ताशा ये समझ चुकी थी कि सलीम ये घर छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकता, वरना वो बीमार हो जाएगा और मारा जाएगा। इसलिए ताशा उसे और डिप्रेस्ड नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वो उसका साथ देने का वादा करती है, जिससे सलीम को भी थोड़ी तसल्ली मिलती है। वो तब कहने लगता है कि हो सकता है कि मे हवा के ऑल्टर के कैंडल्स अगरबत्तियां बुझ गई हो, इसीलिए उसने ताशा को डराने की कोशिश करी। दूसरे दिन आर्यन ताशा को तैयार करती है मे हवा के स्टाइल में हेयरपिन वगैरह लगाकर, ताकि उनका फोटोशूट किया जा सके। और ये लोग तब पहले जाते हैं मे हवा के ग्रेव के पास प्रेयर्स करने के लिए, ताकि वो लोग उनकी ब्लेसिंग्स को हासिल कर सके और उनकी आत्मा को शांति मिल जाए। और आर्यन तब उसे एक बटरफ्लाई हेयर पिन दिखाती है जो काफी ज्यादा खूबसूरत था और ये उसे सलीम के घर के मेकअप शेल्फ में मिला था। तो वो उस हेयर पिन को ताशा के बालों में लगा देती है और अब ये लोग फोटोशूट करने वाले थे एस्थेटिक विंटेज स्टाइल में। लेकिन फोटोशूट के दौरान ताशा को विजन्स आने लगते हैं और वो तुरंत ही बेहोश होकर गिर पड़ती है, जिससे सबकी टेंशन बढ़ जाती है और सलीम की भी नोज ब्लीडिंग तेज हो चुकी थी। फैब्री तब बेहोश पड़ी ताशा को टच करने की सोचता है, प्यार से सीन यहीं पर कट होता है और हम फैब्री के फ्रेंड हारजा को देख पाते हैं, जो हम फोटोज को प्रिंट कर रहा होता है। और उसे तब एक फोटो काफी ज्यादा क्रीपी लगती है
क्योंकि उसे सलीम के बगल में एक शैडो नजर आ जाती है, जो वो समझ जाता है कि सलीम और ताशा के पीछे किसी आत्मा का साया है। वो एकदम से ही डर जाता है और इसके बारे में वो फैब्री से भी बताता है और उसे फोटो को भी दिखाता है। और इसके बाद तो हारजा एक पल भी यहाँ पर नहीं रुकना चाहता था, क्योंकि वो अपनी दोस्ती और काम के लिए मरना बिल्कुल भी नहीं चाहता था। वो किसी के समझाने से भी नहीं मानता। और उसी वक्त जब ताशा सोकर उठती है, वो किसी को मैं हवा वाले उस गाने को गुनगुनाते हुए सुन पाती है। और ये और कोई नहीं बल्कि खुद मैं हवा की आत्मा थी, जो चाहती थी कि ताशा उसके पीछे आए। और ताशा जब उसका पीछा करती है, वो अपने ऑल्टर रूम में उसे लेकर चली जाती है। और अब दीवार के उस पार से भी मैं हवा के गुनगुनाने की आवाज आ रही होती है, क्योंकि इसके बाद तो वो गायब हो चुकी थी। और ताशा जब कान लगाकर सुनने की कोशिश करती है तो दीवार में दरार पड़ जाती है, जिसके बाद हम सलीम को देख पाते हैं, जो दीवार को तोड़ने आ चुका था जहाँ से क्रैक पड़ा था। और दीवार को तोड़ने के बाद अंदर उन्हें एक कमरा नजर आता है, जहाँ का नजारा देख सब शॉक्ड रह जाते हैं। और हारजा को तो उल्टियां होने लगती हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं हवा की बॉडी को रखा गया था फूलों से कवर करके, ताकि उसकी बदबू न आए। और उसके हाथ में हम एक बॉक्स को देख पाते हैं। उसने टाइटली उसे पकड़ रखा था, जिसके अंदर एक वेडिंग रिंग थी, और वो उस वक्त भी शादी के जोड़े में ही पड़ी थी। और तब तुरंत ही मैं हवा का मुंह खुलता है और उसके मुंह के अंदर से एक रेड कलर की बटरफ्लाई उड़कर बाहर चली जाती है, ठीक उसी तरह जिस तरह से ताशा ने अपने सपने में देखा था। और अब ये लोग सोच में पड़ गए थे कि अगर मैं हवा की बॉडी दीवार के पीछे रखी गई है, तो ग्रेवयार्ड में किसकी बॉडी है, जिसके ग्रेव के पास इन्होंने प्रेयर्स किए थे। सब तब सलीम के ऊपर प्रेशर डालने लगते हैं। तब वो कहता है कि उसे कुछ भी नहीं पता, लेकिन कल वो मैं हवा को पूरी विधि विधान से दफनाएगा, जिसके बाद ये लोग फोटोशूट कंप्लीट करेंगे। लेकिन हारजा पैनिक करने लगता है, क्योंकि अब तो वो एक रात भी यहाँ पर नहीं रुक सकता। और वो तब रात होने से पहले ही वहाँ से रवाना हो जाता है, फैब्रिक के रोकते हुए भी। और हम तब मैं हवा की बॉडी में मूवमेंट्स को देख पाते हैं। और वो तब खुद ही उठकर आ गई थी प्रेयर्स करने के लिए ताशा के बगल में, और प्रेयर स्टिक्स उसकी बॉडी पर गड़े हुए थे। जब एक नजर ताशा उसे देखती है, जिसका ताशा को तब एहसास होता है जब आर्यन आकर उसे बताती है, जिसके बाद ये लोग मैं हवा की बॉडी को दफन करते हैं, उसके बॉक्स के साथ में उसके कॉफिन में, जो ग्रेव में खाली पड़ी थी। और ये लोग तब प्रेयर्स करके नहा धो लेते हैं और सोचते हैं कि मुसीबत टल गई। लेकिन आर्यन नोटिस करती है कि ताशा बहुत ही ज्यादा स्कैरी बिहेव कर रही है, जैसे वो पॉजेस हो चुकी है। और आर्यन को तब उसे देखकर उसकी फिक्र होने लगी थी, और वो तब अपना दिमाग चलाती है और प्रेयर स्टिक्स बनाने वाले के एड्रेस को पढ़ती है। और उसे तब पता चलता है कि ये तो एक टेम्पल से आता है, जहाँ के मास्टर या पुजारी जो भी कह लो, वो को चुंग चुंग थे। और ये वही थे जो उस दिन सलीम को प्रेयर टूल्स देने के लिए आए थे। तो आर्यन तब तुरंत ही उनके पास जाती है हेल्प के लिए। तब वो आर्यन से बताते हैं कि वहाँ उस घर में एक स्ट्रॉन्ग ग्रीफ की एनर्जी है, और सलीम को इससे बचाने के लिए उसे एक रिचुअल करना होगा जो पास्ट में किया गया था, मगर उसने ये रिचुअल कभी करा नहीं है, फिर भी वो करने के लिए राजी था। जिसके बाद हम ताशा और फैब्री को देख पाते हैं। फैब्री ताशा से अपने प्यार का इजहार करने के लिए उसके पास आकर बैठ गया था, और वो चाहता था कि ताशा उसके साथ में चले और सलीम को छोड़ दे। लेकिन ताशा कहती है कि वो सिर्फ सलीम के साथ में ही रहेगी और उसी के साथ में मर जाएगी। और ये सारी बातें सलीम सुन रहा होता है। फैब्री तब ताशा को जबरदस्ती किस करने की कोशिश करता है, लेकिन ताशा उसे धक्का दे देती है और रिजेक्ट करके चली जाती है। और शाम को जब सलीम ग्रेवयार्ड में प्रेयर्स कर रहा होता है, ताशा उसके पास पहुंच जाती है। सलीम से तब ताशा का दुख देखा नहीं जा रहा होता है कि उसकी वजह से ताशा मुसीबत में पड़ चुकी है, और उसकी वजह से ताशा की जिंदगी भी बर्बाद हो गई है। सलीम ताशा को फैब्री को एक्सेप्ट करने के लिए बोल रहा होता है और उसके साथ जाने के लिए कहता है, क्योंकि अभी तो उनकी शादी भी नहीं हुई थी। लेकिन ताशा के नजर में उसकी सारी हैप्पीनेस सलीम से जुड़ी हुई थी। वो उसे छोड़ना बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, इसीलिए वो सलीम की राय सुनकर नाराज होकर वहाँ से अपने कमरे में चली आती है और उस बटरफ्लाई हेयर पिन को देखने लगती है। और उसी वक्त वहाँ पर एक रेड कलर की बटरफ्लाई आती है, और ताशा वापस से हेलुसिनेट करने लगती है कि एक कमरे में एक गुड्डा गुड़िया सजा कर रखा गया है, बिल्कुल विवाहित गुड्डे गुड़िया की तरह। और उसी कमरे में सलीम और ताशा की भी फोटो लगी पड़ी है, बिल्कुल विवाहित जोड़े की तरह, जो देखकर ताशा डर के मारे दूसरे कमरे में आ जाती है, जहाँ पर वेडिंग नाइट का रूम सजा कर रखा हुआ था।
और ताशा को समझ नहीं आ रहा था कि ये हकीकत है या सपना। और ये सब कुछ देखते ही ताशा को मे हवा की स्पिरिट उल्टी लटकी हुई नजर आती है, जो काफी दर्द में थी। वो रो रही थी और वो तब खून का एक ड्रॉप ताशा की आंख में गिराती है और ताशा पहुंच जाती है उसके पास में, जहां पर वो लिटरली सब कुछ खड़ी होकर देख पा रही होती है कि भानु ने बड़े प्यार से वो बटरफ्लाई हेयर पिन मे हवा के लिए अपने हाथों से बनाया था। और दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार किया करते थे, बिल्कुल सलीम और ताशा की तरह। और इन्होंने तो साथ रहने की कस्में भी खाई होती है। और मूवी के स्टार्टिंग वाला वो उनका वेडिंग के समय वाला वो सीन यहाँ पर कंटिन्यू होता है, जहाँ पर जापानीज सोल्जर उसी वक्त उनके घर में घुस आते हैं, क्योंकि मे हवा और भानु की फैमिली फ्रीडम फाइटर्स थे और आजादी की उनकी मांग थी। मगर उन सोल्जर्स की तो यही मांग थी कि ये लोग उनके आगे घुटने टेक दे और अपनी नजरें नीचे कर ले, और जो ऐसा नहीं करता था उसे उसी वक्त गोली मार दी जाती थी, जिस कारण इनकी पूरी फैमिली वाइप आउट कर दी गई होती है ऑन द स्पॉट। और भानु तब उस वक्त मे हवा और उसकी मॉम को बचाने में कामयाब रहता है, लेकिन वो खुद न बच सका उन सोल्जर से। भानु को उसी वक्त गोली मार दी गई मे हवा के नजरों के सामने ही। जो दुख वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, जिसके बाद वो इतनी ज्यादा दुखी और डिप्रेस्ड हो गई थी कि वो जीने की उम्मीद ही छोड़ चुकी थी। और वेलिंग बटरफ्लाई गाना गाते हुए वो खुद को उसी बटरफ्लाई हेयर पिन से स्टेप करके खुद को खत्म कर डालती है। और ये सारा नजारा जब ताशा अपनी आंखों से देख लेती है, वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है और शायद वो पॉजेस्ड होकर मे हवा वाले उस वेलिंग बटरफ्लाई वाले गाने को गाने लगती है और वो खुद को ही स्टेप करके मारने जा रही होती है। लेकिन सही समय पर सलीम वहाँ पर आकर उसे बचा लेता है और ताशा तब सलीम को मे हवा की सारी कहानी बताती है। और ताशा ये समझ चुकी थी कि मे हवा की आखिरी ख्वाहिश भानु से शादी करना था, जो काम अब कौ चुंग चुंग कराने में उनकी मदद करेंगे। और अब ये दो आत्माओं के मिलन का रिचुअल होगा, मतलब कि मरने के बाद भी लोग शादियां कर रहे हैं और जीते जी लोगों की शादियां सरवाइव नहीं कर पा रही हैं। और यहाँ इनके शादी के दो ऑप्शंस थे कि या तो दो आत्माओं की शादी कराओ या फिर एक जिंदा इंसान और एक आत्मा की शादी करवाओ, मतलब मे हवा और कोई जिंदा इंसान चाहिए था। और ये सेकंड ऑप्शन वाली शादी बहुत लोगों ने करवाई थी पुराने जमाने में, ताकि उनके सन इन लॉ या डॉटर इन लॉ उनके हेरिटेंस को पा सके। तो सलीम कर सकता था ये शादी, क्योंकि शादी के बाद वो इंसान दूसरे इंसान से शादी कर सकता था। तो शादी की पूरी तैयारी की जाती है, गुड्डे गुड़ियों को लाकर और बाकी सामग्री भी। और यहाँ पर उन गुड्डे गुड़ियों को मे हवा और भानु का रूप माना जाएगा, जैसे ताशा ने सपनों में देखा हुआ था। और बस रिचुअल शुरू हो जाता है, मगर हवा का एक झोंका कैंडल बुझाकर को चुंग चुंग को ये इशारा दे देता है कि शादी के लिए भानु की स्पिरिट यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि जापानीज सोल्जर्स ने उनकी बॉडी को नदियों में फेंक दिया होता है और अंतिम संस्कार उनका हुआ नहीं था। और अगर भानु की कोई निशानी होती तो शायद काम चल जाता। तब ताशा को याद आती है उनकी वेडिंग रिंग्स की, जो मे हवा के ग्रेव में है। तो इन्हें फिर से अब ग्रेव को खोदने जाना होगा रात में ही, और आज रात तक का ही टाइम था इस रिचुअल के लिए। तो सलीम और फैब्री को भानु के रिंग और मे हवा की बॉडी को लाना था, और ताशा को हियर आफ्टर से भानु की आत्मा को, मतलब आत्माओं की दुनिया में जाकर। और ताशा के सिवाय भानु को किसी ने देखा नहीं था, वरना सलीम ही जाता। और आर्यन को यहाँ पर प्रेयर्स करना था सलीम के एंसेस्टर्स को शांत रखने के लिए। जिसके बाद हम ताशा को देख पाते हैं, जिसे कौ चुंग चुंग सारा प्रोसेस समझा रहे होते हैं कि हियर आफ्टर का नजारा कैसा होता है और तुम्हें उस दुनिया में जाकर क्या करना है। तो ताशा को वहाँ पर जाने के बाद तमाम आत्माएं डराने की कोशिश करेंगी, और हर किसी की बुलाने पर ताशा को जवाब बिल्कुल भी नहीं देना था। और जैसे ही भानु की आत्मा उसे दिखाई दे, ताशा को उसका हाथ पकड़कर कौ चुंग चुंग के द्वारा दिए गए उस मंत्र वाले कागज को तुरंत ही जला देना होगा, जिससे भानु की आत्मा इस दुनिया में आ सकेगी फ्रीली। और यहाँ मे हवा की बॉडी को बाहर निकालते वक्त सलीम फैब्री को थैंक यू बोलकर अपनी जिंदगी से दूर रहने के लिए बोलता है, जो फैब्री को बात खटक जाती है और उसका ईगो हर्ट हो जाता है। वो तब तुरंत ही सलीम को नॉक करके कब्र में सुला देता है। और यहाँ ताशा जब आत्माओं की दुनिया में आती है, तमाम तरह की आत्माएं उसे डराने की कोशिश करने लगती हैं, लेकिन वो हिम्मत करके डटी रहती है। और दूसरी ओर फैब्री आर्यन को प्रेयर्स करने से रोक देता है और कहता है कि वो प्रेयर्स क्यों कर रही है, सलीम को तो उनकी फिक्र ही नहीं है, वो उन्हें छोड़कर भाग चुका है। लेकिन आर्यन को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता, इसलिए वो सिमेट्री की ओर आती है और वो देखती है कि सलीम तो बेहोश पड़ा है कॉफिन में। और यहाँ फैब्री
तब पहुंचकर कौ चुंग चुंग को भी मार डालता है एकदम से ही। लेकिन सलीम भी सही मौके पर आकर फेब्री को हिट करके बेहोश कर देता है। और यहाँ हियर आफ्टर में जैसे ही ताशा को मे हवा की बॉडी कॉफिन में दिखाई देती है, वो मे हवा के उस वेलिंग बटरफ्लाई वाले सॉन्ग को गाने लगती है ताकि भानु वो सॉन्ग सुनकर आ जाए, और वो आ भी जाता है। और तब प्रोसेस को पूरा करते ही ताशा रियल वर्ल्ड में होश में आ जाती है। मगर कौ चुंग चुंग को मरा देखकर उसके होश ही उड़ जाते हैं कि आगे क्या होगा, मे हवा की शादी कैसे होगी। मगर सलीम जुटा हुआ था फेब्री की शादी मे हवा की डेड बॉडी से करवाने के लिए, और उसने तो भानु के रिंग को भी फेब्री को पहना दिया होता है। मतलब ये इंसान इतना थक चुका था कि वो मे हवा से छुटकारा पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी और ताशा की जिंदगी यहाँ पर अगरबत्तियां जलाते हुए बीते और यही रिचुअल का बोझ उसके बच्चों के ऊपर भी पास इट ऑन हो जाए। लेकिन ये बात ताशा को ठीक नहीं लगती, क्योंकि मे हवा किसी भी रैंडम आदमी से शादी नहीं करना चाहती थी। वो तो सिर्फ भानु से प्यार करती थी और उसी से शादी करना चाहती थी, जिसकी आत्मा को ताशा ने ढूंढ निकाला था। मगर सवाल ये खड़ा हो रहा था कि शादी करवाने वाला तो मर ही चुका है, और इसीलिए सलीम ने ये सोल्यूशन निकाला। तभी वो रेड कलर की बटरफ्लाई ताशा का ध्यान अपनी ओर खींच लेती है, और जैसे वो पॉजेस हो जाती है, और फेब्री भी तब होश में आकर सलीम को चेयर से हिट करके उसे चोक करने लगता है उसके ऊपर चढ़कर। लेकिन तभी पीछे से एक अजीब सी आवाज आती है स्टॉप कहकर, और सारे कैंडल तब बुझ जाते हैं और चारों ओर अंधेरा छा जाता है, और हम ताशा और सलीम दोनों को ही पॉजेस्ड देख पाते हैं। ताशा फेब्री को आगे से थैंक यू बोल रही होती है, और सलीम यानी भानु पीछे से उससे अपना रिंग मांग रहा होता है। सीन ही पर कट होता है और हम आर्यन को देख पाते हैं, जो पुलिस को लेकर आई थी। मगर उसे न तो ताशा मिलती है और न ही सलीम मिलता है। मिलती है तो सिर्फ फेब्री की लाश, जिसके हाथ से वो रिंग गायब हो चुका था। मतलब ताशा और सलीम वो रिंग लेकर फरार हो चुके थे, और हम तब ताशा और सलीम को देख पाते हैं, जिनके शरीरों पर अब मे हवा और भानु का कब्जा था। और ये दोनों अब कहीं दूर जा रहे होते हैं अपनी जिंदगी जीने के लिए, क्योंकि यही उनका असली मकसद था, शरीरों को पाना। और अब हम घर में दो अलग अलग बटरफ्लाईज को देख पाते हैं, एक ब्लैक कलर का और एक व्हाइट कलर का, जो में भी रिप्रेजेंट करते हैं ताशा और सलीम की आत्माओं को। तो हो सकता है कि मे हवा और भानु ने मिलकर इनकी आत्माओं को इन्हीं के शरीरों से निकालकर बाहर फेंक दिया। और अब आगे अगला कोई कपल अगर इस घर में आया तो वो सलीम और ताशा का शिकार बनेगा, और तभी इन दोनों को आजादी मिल पाएगी। तो दोस्तों, मूवी के स्टार्टिंग में हमने ताशा के सपने में दो बटरफ्लाईज को देखा था। एक रेड कलर का था जो मे हवा की आत्मा को दर्शाता है, और एक व्हाइटिश ग्रीन कलर की बटरफ्लाई थी जो मूर्छित टेबल पर पड़ी हुई थी, जो ये दर्शाता है कि भानु की आत्मा जो थी वो किसी बंधन में थी। और कौ चुंग चुंग के उस हियर आफ्टर वाले रिचुअल के बाद भानु की आत्मा फ्री हो गई, और अगर कौ चुंग चुंग जिंदा होते तो सिर्फ इनकी आत्माओं की ही शादी हो पाती। लेकिन फेब्री ने उन्हें मार डाला, तो मे हवा और भानु का काम आसान हो गया। इन्हें ताशा और सलीम के शरीरों को पाने की अपॉर्चुनिटी मिल गई, इसलिए मे हवा ने फेब्री को थैंक यू बोला था अंत में। लेकिन मरने के बाद सही कहते हैं, लोगों की आत्माएं कितनी क्रूएल हो जाती है। मे हवा और भानु एक अच्छी आत्माएं बन सकते थे, लेकिन ये बन ना सके। ये सिर्फ एक लविंग कपल के तलाश में थे, जो उन्हें मिल भी गए थे बिल्कुल उन्हीं की तरह, और इसलिए वो सफल हो गए। और इसी के साथ हम अपने एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।